नमस्कार, विमेन बियॉन्ड थॉट में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त इंटरनेशनल विमेंस डे की धूम जो है पूरे इंडिया में चल रही है। लेकिन अगर मैं जिक्र करूं कि इस वक्त मेरे साथ कौन है, योजना घरात मैम इस वक्त मेरे साथ है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच। अब नाम आपकी चहन में तो आ गया है, लेकिन विमेन बियॉन्ड थॉट की जिस पर्सपेक्टिव को लेकर इस वक्त हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं, तो ऐसे में योजना मैम के बारे में मैं कुछ अगर कहूँ तो तस्वीरें जो इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो तस्वीरें दरअसल वृद्धा आश्रम के इर्द गिर्द है, महिलाओं से जुड़ी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि योजना घरात मैम जिस पर्सपेक्टिव को लेकर स्मिथ वृद्धा आश्रम केयर फाउंडेशन के ज़रिए जो एक बड़ी पहल कर रही हैं, उस संस्था की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों शुरुआत हुई, इस पूरे किस्से कहानी को मैं समझूं या फिर सवाल के ज़रिए पूछूं, इसके पहले ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्मिथ फाउंडेशन कह ले, स्मिथ वृद्धा आश्रम कह ले, स्मिथ केयर सेंटर कह ले, ये नाम के पीछे की कहानी क्या है और इस कहानी के पीछे जो शख्सियत विशेष तौर पर योजना मैम है, तो योजना मैम किन ज़रूरतों को लेकर इस संस्था की शुरुआत की, पूरी कहानी शुरू से मैम के द्वारा मैं सुनना चाहूँगा, समझना चाहूँगा। इसलिए मैम ये लंबा चौड़ा भारी भरकम सवाल सीधे आपके लिए है। नमस्ते जी, मैं योजना घरात स्मिथ संस्थापन की संस्थापिका पिछले 26 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और मैं खुद मदर तेरेसा के ऑर्फनेज होम से पली बड़ी हूँ। तो जब हम वहाँ से शादी होकर बाहर आए तो पहले लेप्रेसी केयर के लिए काम किए, उसके बाद हमने स्पेशल चाइल्ड्स के लिए काम किए। और जब कोई बुज़ुर्ग लोग हमारे पास आते थे, वो कहते थे योजना देखो ना, जब शरीर साथ नहीं दे रहा है ना तो परिवार वाले भी साथ नहीं देते हैं और फिर डॉक्टर भी कुछ हेल्प नहीं करता है और इसके साथ ही साथ भगवान भी हमें नहीं चाहता है, इसलिए हमें नहीं लेके जा रहा है भगवान भी। तो हम कहते कि नहीं, जिस जगह हर रास्ता बंद हो जाता है वहाँ पे योजना का रास्ता खुलता है। तो इस तरीके से हमने सोचा और फिर हमने धीरे धीरे एक एक मम्मी पापा को लाना शुरू किया और इस तरीके से उनकी सेवा करना शुरू किया। फर्स्ट ब्रांच हमने बोईसर में स्टार्ट की, जहाँ पे एक मंदिर की जगह 15 सालों से बंद पड़ी थी। और वहाँ पे जब हमने काम स्टार्ट किया तो पता चला कि हम लोगों ने वहाँ पे जब काम स्टार्ट किया तो वहाँ पे जो स्ट्रीट लेवल के लोग थे, जो मंदिर मस्जिद के बाहर लोग पड़े रहते थे, उनको ला के उनकी सेवा करना शुरू किया। और जब वहाँ से काम शुरू किया, अब उनको अर्निंग सोर्स क्या करें, तो अर्निंग तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दुकानदार थे, वहाँ पे कोई सरकारी नौकरी वाले नहीं थे। तो हर दुकानदार को हमने 5-5 मम्मी पापा एडॉप्ट दिए और फिर वो हफ्ते भर का उनका राशन पानी खाना बना लेके आते थे, जो हम वहाँ पे उनको पका के खिलाते थे और सेवा करते थे। और वहाँ पे धीरे धीरे बोईसर आश्रम में 150 से ऊपर संख्या हो गई। अब इनको लेके हम कहाँ जाए, क्या करें, क्योंकि ये समस्याएं तो बढ़ती जा रही थी। और वहाँ पे मंदिर बांधना शुरू कर दिया तो फिर वहाँ से हमें निकलना पड़ा। वहाँ से निकले तो वाड़ा में मेरी दीदी का घर था। दीदी ने कहा मुझे रिटायरमेंट के लिए बहुत टाइम है, आप एक काम करो, तब तक रहो, बाद में देखा जाएगा। जब वहाँ पे काम स्टार्ट किया तो वहाँ का माहौल पूरा आदिवासी एरिया था। अब आदिवासी एरिया की प्रॉब्लम्स अलग रहती है, उनको तो भूख लगने के बाद खाना खाना है ये भी नहीं पता। वो काली गुड़ की शराब बना के पी जाते थे और दिन भर उसी में भूखे प्यासे रहते थे। तो हमने वहाँ पे उनको एक पौष्टिक आहार, खिचड़ी, हर एक तरीके से सब्जियाँ डाल के खिचड़ी पकाना शुरू किए, 2 टाइम चाय देना शुरू किए और धीरे धीरे वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाना शुरू किए। ऐसे करते करते वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा आते थे। तो कोई जो बांस की चीज़ें बनाते थे, कोई सब्जियां गांव की गठरी से उठा के लेके आते थे, तो वो एक दूसरे को देते थे। तो वहाँ पे ऐसे हुआ, मार्केट बन गया। हमें बाद में पता चला कि ये तो अरे मार्केट बन गया। फिर वहाँ धीरे धीरे वो लोग हमें, जब जिसका भी काम हो जाता था तो वो लोग हमें हेल्प के लिए आश्रम को दान करके चले जाते थे। तो इस वजह से वहाँ पर भी मेरा काम अच्छा चला। उसके बाद जो वर्किंग बच्चे थे उनके कॉल्स आना शुरू हुए कि मैम आज पापा बाथरूम में गिर गए, मम्मी गैस ऑन रह गए, मम्मी के हाथ से गीज़र ऑन रह गया। कभी ऐसे होता था कि एक मम्मी ने दिया लगाया और जो तीली थी नीचे गिर गई तो जल गया और उस
ये कर नहीं पाई, खुद को बचा नहीं पाई, तो कम से कम 70% जल गई। और बाद में फिर बहुत तकलीफ़ के बाद उनको मतलब घर वालों को भी परेशानी, मम्मी को भी परेशानी, और उनको देखने वाला भी कोई नहीं था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होते होते बड़ी चीज़ें कब हो जाती थी पता नहीं चलता था। और जब कोई घर में अकेला रहता था, गिर जाता था, तो बोन्स क्रैक होने की वजह से बोन्स जल्दी अटैच नहीं होते, सालों साल निकल जाते थे, और वो हमेशा का जो डिसेबिलिटी आती है वो अलग से। और इस तरीके से इनके प्रॉब्लम्स मुझे बताने शुरू किए इन्होंने। और फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सिटी में जाते हैं। तो हम पनवेल में मैंने वहाँ पे काम शुरू किया। फिर वहाँ पर भी मेरे पास पैसे नहीं थे, किसी दूर के रिश्तेदार को बोल के हमने पहला डिपॉजिट भर दिया, और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने एक एक मम्मी पापा को लाना शुरू किया। फिर वाड़ा के ब्रांच हम लोगों ने टोटली वहाँ पे शिफ्ट की। वहाँ पे काम चल ही रहा था, तो वहाँ पे मुझे इतने सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले कि मेरी जो वेटिंग लिस्ट थी ये 5000 से ऊपर चली गई। तो 5000 से ऊपर हो गई तो मैं शॉक हो गई कि इतने बुज़ुर्ग लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स के जो राइटर्स थे उनका ग्रुप बनाया, और हमने कहा हर स्टेट का एक हिसाब लगाइए कि कितने लोग डिपेंडेबल हैं। तो हमें पता चला कि भारत की लोक संख्या के 30% लोग डिपेंडेबल हैं, जिनको देखने वाला, केयर करने वाला कोई नहीं है। तो हमने कहा भाई अगर 30% लोग, अगर 100 भी हम लोग काउंट करते हैं तो 30 करोड़ लोगों को हमें संभालना है, और हम यहाँ पे 100 लोगों को भी नहीं संभाल रहे। तो ऐसे लोगों को संभालने के लिए कितना बड़ा काम करना चाहिए। अब गवर्नमेंट का हिसाब से हम देखा जाए तो वहाँ से तब उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट देना शुरू कर दिया तो हर कोई अपने माता पिता को लाके छोड़ देगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए फिर CSR स्टार्ट हुआ, और CSR के थ्रू अपनी कमाई के 2% आप ऐसे संस्थाओं को दे सकते हो ताकि उनको टैक्स बेनिफिट भी मिले, हर एक चीज़ मिले। तो फिर हम वहाँ से कालेर में आए, ढूंढते ढूंढते सर्च करते हुए ये बिल्डर्स के हाथ पैर जोड़ के फिर वहाँ यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा हुआ कि आज भी हमें जगह कम पड़ रही है, और ये जगह भी हमें किसी भी हालत में खाली करनी है। तो क्योंकि 8 साल हो गए हैं, कितने साल वो लोग देंगे ना। तो फिर हमने कालेर में, अभी जस्ट मुझे लोक सत्ता का अवार्ड मिला, तो पूरे महाराष्ट्र से कुछ निधि आई, उस निधि से हम लोगों ने 2.5 एकड़ ज़मीन ले ली। लेकिन सिर्फ ज़मीन पर तो हम नहीं रख सकते ना, वहाँ पे कुछ तो बिल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग धन संचय देख रहे कि उससे हमारा कुछ खड़ा हो जाए या कोई फ़ंड मिले, ताकि हम वहाँ पे अच्छा इनके लिए शेल्टर बनाएं, इनका खुद का अपना घर हो। इसके लिए हम काम करें ताकि वहाँ पे 3000 बेड अकोमोडेशन का एक अच्छा शेल्टर बने, जहाँ पर हम सुकून से रहें, अपने घर में रहें। वाकई कितनी इंस्पायरिंग जर्नी होती है। एक घर से एक संस्थान का सफ़र शायद ही कभी इस तरह से सुनने और समझने को मिलती है। लेकिन जब कभी भी स्मिथ वृद्धा आश्रम कभी अगर आपको आना हो तो एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए। योजना घरात मैम, क्यों ऐसा लगा कि दरअसल इस नाम के पीछे भी कुछ कहानी है, और ये कहानी जो है एक संस्थान के रूप में भी बिल्डअप हो सकती है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक एक दिन पहले हम लोग बातचीत करने के लिए बैठे हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये फुटेज को मैं जब लोगों के बीच रखूँगा तो हर किसी के जहन में ये तस्वीर होगी कि आखिर महिला सशक्तिकरण की चेहरा बनना, महिला सशक्तिकरण की एक आवाज़ बनना क्या वाकई भारत में एक मुसीबत है, एक संकट जैसी स्थिति है, या महिलाओं के समक्ष जो बन रही चुनौतियां हैं वो बड़ा सामान्य है? योजना घरात मैम को खुद को बनाने में कितना मुश्किल भरी समय का सामना करना पड़ा है? देखिए, अगर परेशानियां ना हो तो वो ज़िंदगी किस काम की। जब हमारा परेशानियां, फिर अच्छाई, फिर अच्छे दिन, फिर बुरे दिन, ये जब तक ना आए तो जीने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो बहुत सारी ऐसी परेशानी थी कि ज़िंदगी में, क्योंकि हर एक केस आती है पर डे में, इतने सारे काउंसलिंग करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग उसमें से सॉल्यूशन निकालते हैं कि हाँ, अगर मम्मी को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें से सॉल्यूशन निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कोई किसी को रखने आते हैं, या कोई ऐसी केस मिलती है हमें, जैसे ब्रिज के नीचे मिल गई, या रेलवे मिसिंग मिल गई, या किसी पुलिस के थ्रू आ गई, तो हम पहले उनका काउंसलिंग करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है कि जिस पर हम काम कर पाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इस पर ना, पहला इनका काउंसलिंग होने के बाद हम लोग इनके फैमिली का काउंसलिंग करते हैं। अगर मिले तो, नहीं मिले तो बात ये रखा है, अगर मिले तो फैमिली का काउंसलिंग होता है।
और जब फैमिली का काउंसलिंग होता है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके सॉल्यूशन निकल जाते हैं और फिर उनको कुछ आइडियाज़ देते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और साल 1.5 साल में वो फिर अपने घर चले जाते हैं। वो अच्छा लगता है हमें। लेकिन जब इतना होने के बावजूद भी 90% पेरेंट्स मेरे पास है, मतलब अभी भी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए मेरा नाम जो योजना है इसका भगवत गीता में अर्थ है यजन। यजन यानी किलोमीटर यानी कि यहाँ से लेके वहाँ तक का रास्ता। तो ये जो रास्ता है तो मैं कहती हूँ कि प्रभु जी ने मुझे इसी रास्ते के लिए बनाया है ताकि मैं इनकी सेवा कर पाऊँ। प्रभु जी का काम मेरे हाथ से वो करवा रहे हैं और मैं खुद को बहुत ब्लेस समझ रही हूँ। आप लोगों के पास तो एक मम्मी पापा होंगे, मेरे पास इतने सारे मम्मी पापा हैं। मैं खुद को बहुत ब्लेस समझती हूँ और इनके लिए हम काम करना चाहते हैं। वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है, मतलब हर एक चीज़ से बड़ा है और हर एक अवार्ड से बड़ी है। अगर मेरे लिए उनके मुंह पर एक स्माइल आ जाए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैम एक बात बताइए मुझे, महिलाओं के लिए जिस तरह की स्थिति इस वक्त भारत में बन रही है और विशेषकर जब वृद्धा आश्रम का जिक्र होता है और जब आप मदर्स को देखती है इस संस्था में, मैं मिला, उनका साफ रिएक्शन है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक आप जब महिला सशक्तिकरण की एक चेहरा के रूप में खुद की तस्वीर जब देखती हैं, भारत के मंत्रालय भी सामने है, अभी मैं मंत्रालय को नोटिस कर रहा था, बहुत बड़ी क्राइसिस है। जिस रफ्तार में कार्य करने की ज़रूरत है वो रफ्तार नहीं दिखती है। मुझे नहीं मालूम कि मंत्रालय की तरफ से कभी कोई टीम आपसे मिली या नहीं मिली, लेकिन इन सारी स्थिति के बीच क्या लग रहा है महिलाओं के लिए क्या पहल करने की ज़रूरत है, जिससे कि चाहे वो वृद्धा आश्रम का जिक्र हो या फिर किसी भी एज ग्रुप की अगर मैं जिक्र करूं, चाहे वो महिलाओं के समक्ष वो एजुकेशन सिस्टम हो जिससे कि मौजूदा क्राइसिस के बीच उनको बेहतर तरीके से बिल्डअप की जाए। क्या कुछ धरातल पर कार्य करने की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं तमाम एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग? सर मैं कहूँ मम्मी लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो हर एक चीज़ में एडजस्ट कर लेती है। मैंने पापा लोगों को भी देखा है कि जो समझ गए हैं कि अब हमारा परिवार हमें नहीं चाहता तो ये निकल जाते हैं घर से। तो इनकी भी प्रॉब्लम्स मैंने देखी तो इनको भी मैंने लाना शुरू किया। पहले तो सिर्फ मैं मम्मी लोगों के लिए काम करती थी, लेकिन जब देखा मैंने कि पापा लोगों की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है, जितने आपको लग रहे हैं उससे कई ज़्यादा पापा लोगों के प्रॉब्लम्स है। लेकिन मम्मी लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, मम्मी हो या पापा, आपका माइंडसेट ठीक होना चाहिए। आपको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, भले किसी भी माहौल में किसी भी चीज़ में वो रहे। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हमें रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, तो हम वो नहीं करते और हमें वो सिखाया नहीं जाता है बचपन से। इस वजह से ये वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसको बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहला बात है कि अपने बच्चों पर वो संस्कार डालिए, वो इज्जत करना सिखाइए, बस और कुछ नहीं चाहते। मैम तो अब मैं अगला सवाल आपसे लेना चाहूँगा। जब आप खुद को इवेंट्स में रखती हैं, अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो यकीनन मुझे लगता है कि फ़ोन कॉल्स खूब आते होंगे, तमाम तरह की इवेंट्स के फॉर्मेट्स भी आपके सामने नज़र आते होंगे। क्या लगता है जब आप इन इवेंट्स का हिस्सा होती है तो क्या वाकई समाज के धरातल पर वो इवेंट्स काम कर रहा है या फिर सिर्फ महिला दिवस पर एक फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है? नॉर्मली क्या होता है ना कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है। लेकिन मैं जिन जिन लोगों से जुड़ी हुई हूँ, जैसे हमारे डॉक्टर्स है, सीए है, मेरा पुलिस विभाग है और जो मेरी सिक्योरिटीज़ के लिए समाज में बहुत सारे लोग हैं जिसमें महिलाएं भी काफ़ी काम कर रही हैं, उनको पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो इन दिनों को महिला दिवस को ये करके पॉइंट आउट करके ये लोग मुझे समाज के सामने खड़ा करते हैं कि देखिए कि क्या चल रहा है समाज में। और क्योंकि ये लोग तो बड़े अफसर लोग तो आश्रम में आ जाते हैं, लेकिन हर जनता नहीं आती है ना। तो हम जब वहाँ पे जाते हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि बाउंडिंग कैसा होना चाहिए, फैमिली का बाउंडिंग कैसे होना चाहिए, अपने घर में बुज़ुर्गों की क्या आवश्यकता है। वो सारी चीज़ें जब हमारे मुख से लोगों तक पहुँचती है तो समाज में 100% वहाँ से बदलाव ज़रूर आता है। और जो लोग समझते हैं कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है, वो लोग हमें अप्रोच करते हैं, हमें समाज के सामने लाते हैं। ऐसा टाइम था कि जब हम 15 साल जब स्टार्ट हुए तो 15 साल हम कहीं गए नहीं, हमने कभी मीडिया का फ़ायदा नहीं उठाया, कभी हमें पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपनी मम्मी पापा को खिलाऊं
तो मैं थोड़ी लोगों को दिखाऊंगी। अगर मैं मेरी मम्मी पापा को उनका डेथ सेरेमनी करा रही हूँ तो मैं थोड़ी लोगों को बताऊंगी। लेकिन बहुत सारे अब जैसे लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि मैम देखिए, आपकी अच्छा काम जो है लोगों तक पहुंचने के लिए आपको इन लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, प्रसार माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, और आप इसमें अगर कन्वर्ट नहीं होगी तो आप बहुत पीछे चले जाओगे और आपका एम भी कंप्लीट नहीं होगा। मेरा एम था तब कि मुझे उन लोगों तक पहुंचना है जिनको सही में मेरी ज़रूरत है, और फिर मैंने प्रसार माध्यम को चुना और उस तरीके से हम काम करने लगे और लोगों तक पहुंचना शुरू किए। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए, और आज तक मैंने 3000 डेथ सेरेमनी किए हैं अलग अलग धर्म के अनुसार, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, हर एक तरीके से हम लोगों ने उनका डेथ सेरेमनी किया। 1500 मम्मी पापा को अडॉप्ट किया, 470 बच्चों को हमने अडॉप्ट किया 18 साल के ऊपर, उनके घर बसा के दिए, उनकी पढ़ाई, उनका एजुकेशन कराया। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से हुई, नहीं तो हमें पता ही नहीं होता, उन लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे हम। इस तरीके से काम चलते हैं। मैम, जब आप बियॉन्ड दी थर्ड आई के इस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त बातचीत कर रही हैं, शो का नाम है विमेन बियॉन्ड थॉट, बहुत से लोगों के जहन में सवाल होगा कि आखिर योजना घरात मैम को ही क्यों पहले एपिसोड में स्पेस दिया गया। हालांकि इस पहल के पीछे जया महेश्वरी जी का विशेष योगदान था। जब हम लोग कई लोगों का नाम की प्लानिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैम को स्पेस देने की ज़रूरत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप अपना जिक्र कर रही हैं, अपने नाम के ज़रिए संस्थान का जिक्र कर रही हैं, संस्थान के पीछे एक बड़ी पर्सपेक्टिव है। अगर मैं एक सेंटेंस में अगर आपसे पूछना चाहूँ कि योजना घरात मैम के जो माइंड में जो अल्टीमेट एक ड्रीम है, जो सपना है, जो एक विज़न है, जो एक किलोमीटर के जरिए जो सफ़र तय करने की कोशिश है, क्या मन में वो ख्याल है जिसे फुलफ़िल करना है, जिसे पूरा करना है, और उसके लिए क्या कोई समय आप निर्धारित कर रखी हैं? यस, मैं तो इन 2 सालों में ही 3000 बेड अकोमोडेशन का एक शेल्टर, खुद का घर बनाना चाहती हूँ इन लोगों के लिए जो मेरी लिस्टिंग में है आज, उन लोगों के लिए, क्योंकि ये फिज़िकली, मेंटली, मॉरली, फाइनेंशियली डिपेंडेबल है, उनको कुछ पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, और इन लोगों को एक अच्छा शेल्टर बनाना चाहती हूँ जहाँ उस घर से उनको कोई निकाले नहीं। बस मैं यही चाहती हूँ, और इसीलिए मेरा पूरा मतलब मैं सांस भी लेती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनके लिए शेल्टर कैसे बनाऊँगी, मैं कैसे उनके लिए अपना घर बनाऊँगी। अगर कल मैं ना भी रहूँ तो वो घर उनके लिए सेफ्टी बने, सिक्योरिटी बने, यही मैं चाहती हूँ। इसी तरीके से काम चल रहा है। मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जब जिक्र होता है तो बहुत से लोग हैं जो महिलाओं को ख़ास तौर पे कमाने का एक जरिया भी बना लेते हैं। अभी मैं इवेंट्स पे देख रहा हूँ, लोगों से पैसे लिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, ये हो क्या रहा है? इट्स द फॉर्मेट ऑफ बिजनेस ओनली। मुझे लगता है कि इस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, और ऐसे में बियॉन्ड दी थर्ड आई पे जब हम लोग बैठे हैं तो ज़रूर बात करेंगे। एक बात बताइए मैम, जिस तरीके से इवेंट्स का फॉर्मेट्स पे भी हमने बातचीत किया, आपके माइंड में क्यों ये चीज़ क्लिक किया, कैसे ये चीज़ क्लिक किया? देखिए, जब कोई भी हम इनिशिएटिव की शुरुआत करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ टारगेट होता है कि हमें तो पैसा कमाना है, हमें तो ये चीज़ फुलफ़िल करना है, हमें तो ये चीज़ अचीव करना है। आपके माइंड में ये चीज़ कैसे क्लिक हुआ कि जो महिलाएं या जो माता पिता बाहर में हैं, स्टेशन पे हैं, इधर उधर हैं, भटक रहे हैं, वो कम्प्लीटली ना उनके लिए खाने पीने का कोई जरिया है, ना रहने का जगह है, क्यों ये माइंड में ख्याल आया कि इन्हीं के लिए कार्य करने की ज़रूरत है? क्यों, कैसे ये माइंड में ख्याल आया कि अब इनके लिए कार्य करने की ज़रूरत है, और कब से मतलब वो माइंड में क्लिक किया पहली दफ़ा और आपने अपनी मुहिम की शुरुआत कर दी? देखिए, मैं ऑर्फनेज होम में पली बड़ी हूँ। ऑर्फनेज में हर एक चीज़ थी, डिसिप्लिन था, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी थी, हर एक चीज़ था, लेकिन माँ की गोद नहीं थी। तो आज इतने सारे मम्मी पापा मिले तो मैं उनके लिए नहीं करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो एक चीज़ है कि मैं आज अपना एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ, और इतने सारे मम्मी पापा को उनका हक दिलाना चाहती हूँ, बस यही। और उनके ज़रिए मैं अपना बचपन फिर से जी रही हूँ। मैम, कितनी अजीब बात है ना, हम एक गोद में पलते बढ़ते हैं, एक गोद में रहते हैं, और एक वही गोद है जिसमें हम रख भी सकते हैं। ये ख्याल कितनी पुरानी है मैम? क्या मतलब शुरुआती के दिनों से ही ये चीज़ें आपके जहन में आ गई थी, या फिर कुछ समय बाद ये चीज़ें आई? नहीं, पता नहीं था मुझे आगे चल के क्या करना है, इसलिए मैं मिस कर रही थी बहुत सालों से। जैसे जैसे पता चला मुझे कि
माँ क्या होती है या पापा क्या होते हैं जैसे जैसे पता चला। लेकिन मैं मिस करती थी स्कूल कॉलेजेस में भी, जब हर कोई कहते थे, मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि आज मम्मी ने डांटा, पापा ने ये किया, हमारी मम्मी ने ये किया, और हमारे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहता था कि हम किसके बारे में बात करें। तो हम चुप रहते थे। लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। लेकिन रास्ते में कभी भी किसी माँ को रास्ता क्रॉस करना है तो हम हेल्प कर देते थे, या किसी को पेन चाहिए, किसी को नंबर मिलाना है, नहीं आता था तो हम करा देते थे। वो एक चीज़ थी, क्योंकि हमने मदर्स को फॉलो किया, मदर्स को देखा कि ये सेवा कर रही है। तो हमने फर्स्ट, मेरे सामने आया लेप्रेसी केयर, तो हमने लेप्रेसी केयर के लिए पूरा जान डाला, उसमें वो पूरा काम किया। लेकिन जब स्पेशल चाइल्ड्स का भी काम हुआ, और उसके बाद जैसे जैसे एक एक मम्मी पापा मेरे पास आने लगे, तो वो मेरी जो अंदर की जो चीज़ें थी बाहर आने शुरू हो गई, और फिर मैंने इनके लिए काम करना शुरू किया। फिर मैंने फोकस ही कर दिया कि इनके आगे कुछ नहीं है, फिर इसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि ये जब मरते भी है ना तो वो मेरा हाथ थाम के खड़े रहते हैं। उनको लगता है कि जब तुम रहोगी ना तो मौत भी नहीं आएगी। और वो टाइम में उनको थोड़ा सा रिलीज़ करती हूँ, मंत्र लगाती हूँ, और फिर उनसे थोड़ा दूर जाके प्रार्थना करती हूँ। और जब उनकी आत्मा छूट जाती है तो फिर उनका रिचुअल्स भी हिंदू मुस्लिम और हर एक तरीके से मैं करती हूँ। ऑलराइट, बड़ा डिफ़िकल्ट मोमेंट था मैम इन सारे पहलुओं पे बातचीत करना, लेकिन यकीनन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इससे दूसरी कोई बात महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, इससे कोई दूसरी गंभीर बात नहीं हो सकती है। और इस वक्त जय महेश्वरी जी हमारे बीच हैं। जय महेश्वरी जी ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, मूनशाइन HD ग्लैमर की फाउंडर हैं। और अब जय महेश्वरी जी के पास ये माइक मैं हैंडओवर करना चाहूँगा, और उनके जो सवाल है वो सवाल लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मैम, आप इतने शोज़ एंड अवार्ड्स आपको जो भी मिले, आप वहाँ जाते हो, तो क्या आपको उनके थ्रू आज तक आपको कभी कुछ ऐसे हेल्प मिली है? क्या आपको आज इतने समाज फंक्शन जाते हो, कोई आप मिलते हैं जो भी आपसे, आपको कभी उन्होंने हेल्प किया है जस्ट, या फिर ओनली वुमेंस डे पे आपको याद किया एंड देन उनका कोई कनेक्शन नहीं रहा, ऐसा आपको फील हुआ कभी? हमेशा ऐसे हुआ है। लेकिन हम कहते हैं, देखिए अवार्ड्स रिवॉर्ड्स हमें वो लोग देते हैं, उसके अलावा क्योंकि अवार्ड्स रिवॉर्ड्स की ना रोटी नहीं बनती है। लेकिन जब वो अवार्ड्स रिवॉर्ड्स हमारे सामने रहते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं। जब इतने लोगों के सामने मिलता है तब ऐसे लगता है कि हाँ मैं सही जा रही हूँ। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं तुम पागल हो, लोगों के माँ बाप की गंदगी उठा रही हो, उनके वर्म्स निकाल रही हो, उनकी पॉटी साफ कर रही हो, ये कोई काम है? और लोग हमें धिक्कारते हैं, नाकारते हैं। लेकिन ये अवार्ड्स रिवॉर्ड्स हमें बताते हैं कि नहीं तुम सही हो। तो वो देखने के बाद हमें काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है और हम ज़्यादा काम करते हैं। देखिए कैसे है ना, ये अवार्ड्स रिवॉर्ड्स देख के ही लोग हमारे पास आते हैं और वो जान पाते हैं, क्योंकि उस वजह से, उनकी वजह से लोग हमें जानना शुरू कर देते हैं, पहचानना शुरू कर देते हैं। तो ये भी ज़रूरी है। और भले ही अगर पर्सनली आके कोई उठा के ना दे, लेकिन वो टाइम होता है कि 100% ने रिकग्नाइज़ किया, यानी कि सही होगा, क्योंकि जनता उन पर विश्वास करती है। इसलिए अगर वो अवार्ड वर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ओके, कोई और दूसरा क्वेश्चन है? मैम, क्या आपको क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन है, आज बहुत से भी मैंने देखा मम्मी पापा काफ़ी हैं यहाँ, सबके अलग अलग दर्द है, किसी के पेरेंट्स, किसी के हैं बच्चे, कोई नहीं है, बट जिनके बच्चे, क्या आपने उनसे भी कभी पर्सनली मिला है? क्या आप उन दोनों के थॉट्स जानना चाहा कि उन दोनों में क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों ऐसा प्रॉब्लम आया कि आज मम्मी पापा को बाहर आना पड़ा? बिकॉज उनके भी बच्चे, आगे शादी हो या बच्चे होंगे, कुछ तो समथिंग रहेगा उनकी भी लाइफ। तो आपको क्या लगता है कि किसकी थॉट्स, मतलब किसके ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं? अगर वो उसको सपोर्ट करें, जैसे भी हैं उनके पेरेंट्स, अगर उनको एक्सेप्ट करें तो वो आगे फ्यूचर में उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे सिचुएशन के लिए। बट मेरी नज़र से अगर मम्मी पापा रहें तो उनके लिए एक ब्लेसिंग रहती है, कितने भी प्रॉब्लम्स हों। तो आपको क्या लगा कि उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मेन पॉइंट है? बहुत बार ऐसे हुआ है ना कि बच्चों को ऐसे नहीं है कि उनको मम्मी पापा नहीं चाहिए, उनको चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, 11 से 5 ड्यूटी किए, काम ख़त्म, वापस आके पेरेंट्स को संभाल लिया, बात अलग थी। अब क्या हो रहा है, 12-12 घंटे बच्चे काम कर रहे हैं और नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। इसके अलावा घर पे भी काम ला रहे हैं, छुट्टियों में भी काम कर रहे हैं। और ऐसे टाइम में मम्मी पापा को चाहिए अटेंशन।
इनको हर 2 मिनट में पूछना चाहिए, हर 2 मिनट में उनके साथ बात करने वाला कोई चाहिए, और इतना अटेंशन ये नहीं दे पाते। और फिर कोई ऐसी बीमारियाँ है जैसे अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, हार्ट डिजीज़ है, जो ये बच्चे नहीं संभाल पाते, जो ये केयर नहीं कर पा रहे, और इस वजह से हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ती है। जिनको नॉलेज है, जिनको संभालना आता है, उन लोगों का हेल्पिंग हैंड ये लेते हैं और फिर दोनों मिलके काम करते हैं। बहुत बार ऐसे हुआ है कि हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, काउंसलिंग के वक्त हम जब बच्चों को पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं पापा ने बोला पढ़ो, हमने पढ़ लिया। पापा ने कहा कि फ़ॉरेन चले जाओ, हमने फ़ॉरेन चले गए। पापा ने कहा कि फ़ॉरेन की अच्छी लड़की से शादी कर लो, तो हमने शादी कर ली। अब जब वो लास्ट टाइम में आ रहे तो हमें बुला रहे वापस, और ये टाइम ऐसा है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये टाइम हम लोग ये नौकरी छोड़ के नहीं आ सकते। बच्चे कहेंगे हमारी जिम्मेदारी किस पर है, तो हम ना तो बच्चों को छोड़ पा रहे हैं, ना ये हमारा काम छोड़ पा रहे हैं, और हम कैसे आए यहाँ पे। बेटियों को भी हम पूछते हैं भाई ऐसे क्यों, पापा को देखने क्यों नहीं आए, तो कहते हैं कि मैम पापा ने ही बोला था कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे घर में रहो, और भरा पूरा घर मिलना चाहिए। बोलते अभी घर में मेरे 70 लोग हैं, और बड़े राजघराने में दे दिया। 70 लोगों के काम करते करते बोलते मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि मुझे पता ही नहीं चलता है दिन कब हुआ है, रात कब हुआ है, तो मैं कब आऊँ इनको और कब मिलूँ। जो जो इन्होंने कहा वही हमने किया। अब इसके आगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके आगे कोई सेंटर देख लीजिए, केयरिंग देख लीजिए, और वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। यही है, बोलते हैं आगे चल के भी यही होने वाला है। तो देखिए कैसा है, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है कि जिस वजह से ये घर पे रखना आसान नहीं है। इनके केयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है केयर सेंटर, लेकिन हाँ एक दूसरे का हेल्प लेके ये ज़रूर हम कुछ ना कुछ इनके लिए कर रहे हैं। और छोटे बच्चे का डायपर चेंज करना काफ़ी इजी है, लेकिन बड़े लोगों का डायपर चेंज करना उसके लिए इतना आसान नहीं है, और उसके लिए कोई ट्रेन पर्सन ही चाहिए। जो ट्रेन होगा वही वो काम कर पाएगा। और जो हार्डली जो बच्चों ने उनको देखा हुआ कि माई डैड इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट, और उस बंदे को वो अगर बेड पर लेटा हुआ देखेंगे तो वो अंदर से टूट जाते हैं, वो केयर नहीं कर पाते, क्योंकि वो अंदर से दिल से सोचते हैं। हम लोग थोड़ा दिमाग से सोच के उनके ऊपर केयरिंग करते हैं, उनका काम करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि बच्चों को नहीं चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, लेकिन बहुत रेयर केस में, क्योंकि कभी कभी फिजिकली, मेंटली, मॉरली, फाइनेंशियली ये डिपेंडेबल हो जाते हैं, तो एक दूसरे का सहारा बनने के लिए हम बीच में खड़े हो जाते हैं। ऑलराइट मैम, अब मुझे लगता है कि कुछ पर्सपेक्टिव है जो हमारे व्यूअर्स के जहन में ज़रूर आई होगी, और इसके बाद एक सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और सवाल ये कि जो विज़न और जिस पर्सपेक्टिव के ज़रिए आप जिस दूरी को तय कर रहे हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, इसमें इन व्यूअर्स की अगर सपोर्ट मिल जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं विशेष तौर पे जिक्र करना चाहूँगा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मंत्रालय का मैं जिक्र खास तौर पे करना चाहूँगा। मंत्रालय से क्या कुछ अगर पहल की जाए जिससे कि ज़रिए ये जो चुनौतियाँ जो बन रही है इस पर एक ज़बरदस्त पकड़ हो, उपलब्धि हो। बहुत कंसाइज में मैम, क्या क्या इस वक्त करने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी विज़न को सपोर्ट मिले और इन व्यूअर्स के ज़रिए आपको मदद मिले? सबसे पहली बात तो फंडिंग। जब तक फंडिंग नहीं होगा, इनके लिए हम शेल्टर नहीं बना पाएंगे, इनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं ले पाएंगे, इनके डेथ सेरेमनी के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक डेथ सेरेमनी के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है। गवर्नमेंट से हम कहना चाहेंगे कि भले आप अगर पर्सनली कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उनके लिए जगह दे सकते हैं, आप उनके लिए कुछ फंडिंग ऐसे रेज कर सकते हैं जिस वजह से हमें आसानी हो इनको संभालने के लिए। क्योंकि घर में अगर एक मम्मी या एक पापा रहे तो उनको संभालने के लिए हमें बहुत सारा एक्टिविटी करना पड़ता है। अब सोचिए इतने बड़े पैमाने में जब हमें काम करना है तो गवर्नमेंट ने इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारे आमदार, खासदार, हमारे ग्राम सेवक, नगर सेवक, ये लोग हैं, इन लोगों ने अगर सपोर्ट किया तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो सकता है। अब हम लोगों ने ग्रोसरी के लिए एक लिस्ट बनाई है, मेडिकेशन के लिए एक लिस्ट बनाई है, मेडिकल हेल्थ कैंप के लिए एक लिस्ट बनाई है, फिर जो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, फिर कोई एक्टिविटीज़ करनी है या एक एक्टिविटीज़ और दान करने के लिए कोई बहुत चीज़ नहीं चाहिए। देखो एक नाई भी आके अगर 2-4 मम्मी पापा के बाल काट दिए तो ये भी सेवा हो जाती है। तो ये सेवा भी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम कहते हैं कि बहुत नहीं, लेकिन हर कोई अगर थोड़ा भी चीज़ करे तो ये काम बहुत आसान हो सकता है। और अगर इस पर्सपेक्टिव को और अगर लार्जर वे में समझने की कोशिश की जाए, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र भी किए कि एक लार्ज पॉपुलेशन है जो इस क्राइसिस के सामने है,
तो इस वक्त क्या डेटा इशारा करती है, कुछ डेटा के बारे में भी आप यहाँ शेयर करें। यस 30% ऑफ अपना जो लोक संख्या के 30% लोग डिपेंडेबल है और उन लोगों के लिए हमें काम करना है। अब देखिए, एक पहली बात, अगर हमारी भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है, इसमें से 25 से लेके 60 तक ही जो लोग हैं यही लोग इंडिपेंडेंट हैं। जो 25 से अंदर हैं वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, बराबर है, और जो 60 के अबव है वो तो एल्डरली पेरेंट्स है। तो ये सारे डिपेंडेबल हैं। तो हमें कितना काम करना है सोचो। जो अब हम देखा जाए, हमने बहुत चीज़ें हमने देखी, क्योंकि देखो 25 तक तो इनकी पढ़ाई चलती है, तो ये लोग तो कमाने से रहे, ये लोग नहीं कमा पाते। अब 60 के बाद वाले जो पर्सन हैं वो तो हर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रहे ऐसे है ही नहीं है। हर कोई ठेला लगा रहा है, कोई छोटी सब्जियां बेच रहा है, कोई छोटे छोटे काम कर रहा है। ये लोग अपना बुढ़ापा कैसे सिक्योर करें? तो इनके लिए कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए, फंडिंग बनाना चाहिए कि इनको बुढ़ापे में एक शेल्टर मिले और 2 वक्त का खाना मिले, दवाई मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। और अगर डेथ होती है उनकी तो उनके रिचुअल से उनकी डेथ होनी चाहिए। ये भी अगर गवर्नमेंट करती है तो बहुत हेल्प हो सकती है इनके लिए। मैम, जब इन तमाम स्थिति के बीच जब अपने देश को देखते हैं, देश जो है अमृत महोत्सव मना रहा है, हम 75 वर्ष के उम्र में आ गए हैं। इस स्थिति के बीच 1994 में जब हम जाते हैं तो वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत होती है। वृद्धा पेंशन योजना के नाम बदल दिए जाते हैं। क्या लगता है इस तरह की योजना और लाने की ज़रूरत है? क्योंकि इशारा जो है आपका कहीं ना कहीं उन लोगों पर ही है जिन लोगों के मद्देनज़र वृद्धा पेंशन योजना लाई गई थी। और अगर योजना को अगर देखें तो क्या वो अमाउंट पर्याप्त है या फिर उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है, या फिर वैसे इनिशिएटिव और क्या हो सकते हैं? अभी ये जो इनकी पेंशन है ये 1500 बोलते हैं, लेकिन इनके हाथ में वो भी नहीं आती है। और आने जाने का किराया में ही ये पैसे लग जाते हैं, और इसमें ना तो एक वक्त का रोटी मिलता है, ना चावल बनता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो एक पर्सन को संभालने के लिए कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये लगता है हर महीने। तो इतना अगर नहीं कर सकते तो फैसिलिटीज़ दे दीजिए। फैसिलिटीज़ भी देंगे तो भी ये लोग आराम से रह पाएंगे। और जहाँ जहाँ भी इनके लिए शेल्टर होम्स बने हैं वहाँ की आप दुरावस्था जाके देख सकते हैं कि किस हालत में वो पड़े हुए हैं। वर्म्स लगे हुए हैं, गंदगी फैली हुई है, यूरिन पॉटी की स्मेल आ रही है, वहाँ पे काम करने वाले कोई नहीं है। और ऐसे जो हम जैसे लोग हैं जहाँ हम काम करना चाहते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। अगर वो मिले तो हम जैसे लोग काफ़ी आसानी से काम कर पाएंगे। ऑलराइट मैम, ये तमाम सवाल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे में जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक 1 दिन पहले जब बातचीत कर रहे हैं, मैम क्या लगता है महिलाओं की जो शक्ति है, अभी आप जिक्र कर रही थी कि वो अद्भुत है, डिफरेंट है, उसको नहीं समझ सकता कोई, और जो दर्द महसूस करती है वो कोई और दर्द महसूस भी नहीं कर सकता। ऐसे में इस दिवस को लेकर आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश तमाम महिलाओं के लिए जो होने जा रही है वो क्या संदेश है? हम तो कहेंगे कि अपने मम्मी पापा को अपना और एक बच्चा समझिए, और बच्चा समझ के आप जब उनकी तरफ देखोगे ना तो उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और आप उनके जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके मन में मनमुटाव है ना, जैसे ही आप उनको बच्चे समझते हैं और ख़ुद पेरेंट्स हो जाते हो ना, तो आपकी सारी गलतफहमियां और हर एक चीज़ें आप दोनों की दूरियां मिट जाती हैं और वो कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं आएंगे। इस तरीके से आप सिर्फ अपने पेरेंट्स को एक बच्चा समझिए और उनके साथ सर्वाइव कीजिए। ये मैं चाहती हूँ। और आखिर क्वेश्चन के लिए अब मैं चलूँगा फिर से एक बार जया महेश्वरी जी के पास, और क्या सवाल वो पूछना चाह रही है वो सवाल ले लेते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैम, कोई हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, उनको एक सपोर्टिव रहता है। अकेले आज अपन चलते हैं बट कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट होता है जिससे अपनी स्ट्रांग बनते हैं एंड अपन उस चीज़ को काम कर पाते हैं। कोई भी वर्क हो उसको अपनी सक्सेसफुली कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। कहीं बैक स्टेप आते तो वो अपने सपोर्ट करते तो 1 स्टेप और फॉरवर्ड जाते हैं। तो आपको ऐसा सपोर्ट किसके थ्रू मिला? क्या आपको वैसे सपोर्ट्स के थ्रू आप आगे आ पाए हो या फिर आपने अकेले नहीं यहाँ तक अचीव किया है? आप मेरी स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं? मेरी स्ट्रेंथ है मेरे बच्चे जिनको हमने एडॉप्ट किया है। मेरे खुद के बच्चियाँ, दोनों बेटियाँ MBA हो चुकी है, MNC में जॉब किया है और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो मुझे सपोर्ट करी है, बैक सपोर्ट करी है, पर्दे के पीछे रह के काम कर रही है।
वो लोगों तक पहुंचा रही है, कैसे काम हो रहा है, कैसे कर रहा है। और सबसे ज़्यादा है कि ये जो मेरे पास मम्मी पापा हैं, इनका फॉरगिवनेस देखेंगे ना तो आप भूल जाओगे, खुद को भूल जाओगे। भगवान से भी परे है इनका फॉरगिवनेस, और ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाती है। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, तो विमेन बियॉन्ड थॉट के इस खास एडिशन में योजना घरात मैम इस वक्त अपनी बातचीत हमसे शेयर कर रही थी। हालांकि कई सवाल हैं जो इस वक्त रह गए हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जब कभी भी अगली बार मैं बातचीत करूं तब उन तमाम सवालों को लूँ, क्योंकि इस एडिशन में थोड़ी समय की ज़रूर पाबंदी थी, इस वजह से कम सवाल लिए। लेकिन मैम, आप इतना कीमती समय हमारे साथ शेयर की, साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।